बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज डॉक्टर्स डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए डॉक्टरों के अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक होंगे। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर्स से योग को भी बढ़ावा देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कोरोना मरीजों के लिए योग के लाभ का जिक्र करते हुए आईएमए से योग को मिशन मोड में बढ़ाने की अपील की। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस कोरोना के काल में योग प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं। साथियों, आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं और एक भारतीय को योग को समझना भी स्वाभाविक रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या आईएमए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडीज को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है? एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। और डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है, जिनके अलावा सरकार का फोकस देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए रहेगा और इसके साथ ही सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाई गई है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए हैं। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब 1.5 गुना बढ़ी है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स डे के मौके पर देश भर के डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कड़े कानून प्रावधान तो किए ही गए हैं, साथ ही कोरोना वॉरियर्स के लिए भी फ्री इंश्योरेंस स्कीम भी वो लेकर आए हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं।
इसके साथ ही हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हो या मेडिकल व्यवस्था सुधारने का देश का लक्ष्य, इन सब में आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। और आइए बात करते हैं अवैध धर्मांतरण मामले में, जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जहां एक ही परिवार की 2 बेटियां अपने परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है, ऐसा उन पर आरोप है। पूरा परिवार धर्म परिवर्तन का उन पर दबाव डाला जा रहा है लड़कियों के जरिए। परिवार के मुताबिक दोनों बहनें घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करने दे रही हैं, मूर्तियों को तोड़ा गया है, मंदिर के दियों को बुझा दिया गया है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने लखनऊ पुलिस के पास एक तहरीर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दोनों लड़कियां घर के लोगों को इस्लाम कबूलने का दबाव बना रही हैं और घर वालों की तरफ से इसका विरोध करने पर उनकी हत्या करवाने की धमकी दे रही हैं। देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। यूपी एटीएस समेत कई राज्य और देश की एजेंसियां जांच कर रही है। लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव के पास हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां 2 बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अपने ही घर में अब पूजा नहीं करने दे रही, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। उस घर में हम आपको पहले वो जगह दिखाने चाहते हैं जहाँ वो नमाज पढ़ती थी। यहाँ वो नमाज पढ़ती थी, पहले इनके पिता यहाँ थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं यहाँ लगी, लेकिन यहाँ अब वो पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसी तखत पर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ती हैं। उनकी माँ है, उनको धमकी देती हैं, कहती कि प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो माता जी साथ में आप आइए, इधर बैठिए जरा। ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनके घर की जो बहू है वो भी मौजूद हैं। क्या हुआ था बताइए। यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग? हाँ, पूजा का चिराग। तो क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों क्या बन गई? मुस्लिम बन गई हैं। कब से? उनके सामने से बनी, बहुत सालों से बनी। क्या तस्वीर किसकी आपने हाथ में लिया है? अपना, मेरे आदमी की है। तो ये इनके रहते ही इन्होंने सब किया? नहीं, ये जिस दिन खत्म है उस दिन दीपक के पलट दिया है। अच्छा। और ये बहुत दिन से धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे थे शादी करना करो, नहीं तो मेरे घर से जाओ, नहीं तो हमारे कहने शादी हिंदू रीत रिवाज में करो। कहती नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो आप उनकी माँ हैं? हाँ, दूसरी माँ है। अच्छा। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। अजीत, आप तो उस माँ से बात कर रहे हैं जो अपने पति की तस्वीर हाथ में लिए है। ये वाकया कब से चल रहा था और कब इस तरह से उन दोनों बेटियों ने घर के सभी सदस्यों पर यह दबाव डालना शुरू किया? देखिए, बिल्कुल प्रीति, ये पिछले 2 महीने से मामला चल रहा था। हालांकि उनके जो बेटियों के पिता है, उनकी मौत हो गई और मौत के बाद इन बेटियों ने उनका जो अंतिम संस्कार होता जो हिंदी रीति रिवाज से, उसको नहीं करने दे रही थी। उसको बहुत अड़चन डाल रही थी, क्योंकि बड़ी बेटी ने पहले ही निकाह कर लिया था और छोटी बहन को भी बहला फुसलाकर अपने साथ शामिल कर लिया, जिसके बाद ये मामला बाहर तक गया। फिर भाइयों ने शिकायत की और फिर ये मामला हम लोगों तक पहुंचा। जब हम पहुंचे तो वहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग थी और मामला बिल्कुल अलग था कि एक ही घर में दोनों बेटियां रहती हैं, उनकी माँ रहती हैं, उनके भाई भाभी रहते हैं, लेकिन वो मंदिर की जो मूर्तियां हैं उसको उन्होंने तोड़ डाला। जबरन वहाँ नमाज पढ़ने लगी घर के अंदर। अपने छोटे भाई को मारा पीटा, उससे जबरन नमाज पढ़ा, कहा मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने। तो एक तहरीर अब गोमती नगर थाने में दी गई। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें कार्रवाई कैसे करती है और किस तरह से करती है। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं प्रीति सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रवक्ता भी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे मामलों में विपक्ष चुप रहता है, लेकिन हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, एटीएस हमारी जांच कर रही है। तो ये बिल्कुल अलग टाइप का मामला है। उनकी माँ जान माल का खतरा बता रही, कह रही कि वो मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं जान से मार देंगे, अगर पूजा करोगे तो सबकी मौत हो जाएगी। तो एक अजीब और गरीब स्थिति एक ही परिवार के एक ही छत के नीचे बन गया। उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की प्रीति, तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कई बार नॉक करने के बाद दरवाजा नहीं खोला और लड़कियां बाहर नहीं आई बातचीत के लिए। दोनों लड़कियों ने अपना नाम बदलकर जो है बाकायदा तमन्ना और नाजिया रख दिया। कुछ और रिपोर्ट्स ही हैं जो आपने ही की हैं, वो दिखा देते हैं व्यूअर्स को। दोनों बहनों के रवैये से पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। अब मामला लखनऊ के गोमती नगर थाने पहुंचा है। हालांकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। परिवार के मुताबिक दोनों बहनों ने घर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। न्यूज 18 की टीम के पहुंचने पर दोनों बहनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। न्यूज 18 ने उनका पक्ष जानने के लिए दोनों बहनों से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो सामने नहीं आई।
लखनऊ के जिस घर में दो बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया लालच और लोभ के जलते, उस घर में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वही कमरा बताया जा रहा है कि इस तरफ पूरा परिवार रहता है, उनके घर के लोग रहते हैं, पूरा आंगन है और इस कमरे में वो बेटियां रहती हैं। बहुत देर से न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि उनसे बात किया जाए। दरवाजे को कई बार हमने नॉक भी किया। कोई अंदर है तो बाहर आ सकता है, हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो। तो देखिए अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर से कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। कोशिश ज़रूर ये की जाती है कि दूसरे पक्ष की भी बात की जाए, लेकिन बार बार नॉक करने के बाद दरवाजे पे कोई नहीं निकलता। और यहीं से दूसरा जो है, जो प्रांगण है, अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर इनकी पूरी दूसरी फैमिली रहती है, परिवार रहता, भाई रहते हैं, इनकी माएँ रहती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि बार बार नमाज पढ़ने की बात की जाती है। उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि नहीं तो हम विवाद करेंगे, मारपीट करेंगे। तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही घर में एक ही आंगन के नीचे रहती हैं, लेकिन पूरे परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात करती हैं। अपने छोटे भाई से जबरन मारपीट कर नमाज भी पढ़वाया। तो ये गंभीर मामला, हालांकि शिकायत गोमती नगर थाने में पहुंच गई। अब देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से होती है। वीडियो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। अजीत, ये भी अपने आप में एक अलग मामला हो जाता है कि वो बच्चियां, वो लड़कियां जो अपने पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करवाना चाहती हैं, जब उनसे कोशिश की जा रही है कि क्यों आप ऐसा करना चाहती हैं, तो वो बात ही नहीं कर रही हैं। देखिए बिल्कुल, उनसे हमने कई बार कोशिश की, दरवाजा कई बार नॉक किया, हमने बात भी करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे को बंद कर लिया, बाहर नहीं निकले और ना ही कोई जवाब दिया। लेकिन जो परिवार का आरोप, उनकी माँ का, उनके भाई का, उनकी भाभियों का आरोप है, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनके संपर्क में 2-3 मुस्लिम लड़के हैं जिनके नाम तारीफ दी गई है। पहले उन्होंने बड़ी बेटी को बहला फुसला कर निकाह किया और अब दूसरी बेटी को। अब दोनों बेटियां घर के अंदर नमाज पढ़ना चाहती हैं, वो पूजा नहीं करना देना चाहती, कमरे को अलग कर लिया आधे हिस्से पर और अलग रह रही हैं और नमाज पढ़ती हैं। भाई को मारती पीटती हैं, कहती तुम भी नमाज पढ़ो। भाई ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर बताया कि कैसे कैसे उसके साथ प्रताड़ना होती है, कैसे कैसे नमाज पढ़ाई जाती है, कुरान की आयतें कैसे पढ़ाने का दबाव डाला जाता है। तो पूरी कहानी हमने दिखाई कि आखिर अब इस पे मामला बसता है पुलिस को कि पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है और कैसे इस पूरे परिवार को न्याय देती है। क्योंकि एक ही घर में अब दो संप्रदाय को लेकर, यानी दो बेटियां वो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, माँ और भाई अपने को जबरन परिवर्तन कराना चाहती हैं, जिसकी वजह से पूरा तनाव बना हुआ और ये मामला थाने पहुंच गया है। और इसी बीच अजीत, यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया और इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। धर्मांतरण के खेल में एटीएस लगातार एक के बाद एक खुलासा कर रही है। ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़ा नहीं बल्कि बाहर के देशों के नाम भी आ रहे हैं। अबू धाबी, कतर, दुबई, लंदन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कई जगह से विदेशी फंडिंग हो रही थी। कई सारी गिरफ्तारियां भी एटीएस ने की। हमारे साथ जो सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद हैं। सर, कल भी गुजरात और यूपी एटीएस ने सलाउद्दीन की गिरफ्तारी की है गुजरात से, वो भी फंडिंग कर रहा था उमर गौतम को। ये देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर होता जा रहा है और एक के बाद एक जो खुलासे आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि ये भारत के अंदर जो हिंदुओं का संतुलन है उसको ये बिगाड़ना चाहते हैं और भारत की एकता अखंडता पे कहीं प्रहार भी करना चाहते हैं। ये कोई खाली सीमित पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला विषय नहीं रह जाता है। ये विषय जो रह रहा है कि भारत के अंदर जो एक जाल फैलाया हुआ था, एक नेटवर्क फैलाया था 24 राज्यों में, और ये 24 राज्य के अंदर जो अभी तक पता चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ किन किन विदेशों में जो कंट्री है वहाँ पर किस प्रकार से ये गतिविधि चल रही है और ये नेटवर्क किस प्रकार से भारत को और उसके जो मूल्य सिद्धांत हैं उसको किस तरह से उसके ऊपर प्रहार करे, क्षति करे, ये पूरा का पूरा है। खुलासा पूरा होएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, वो भी इसमें मिलकर जो भी एटीएस के माध्यम से या जांच एजेंसियों के माध्यम से इसमें खुलासा करेगी। एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जांच एजेंसियां देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरीके से जांच कर रही हैं, वो छोड़ने वाले किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण नहीं होगा। यूपी, गुजरात, एटीएस, केंद्रीय एजेंसियां मिलकर पूरे निष्कर्ष का खुलासा करेंगी और हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। वीडियो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। अजीत, जैसा कि सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, लेकिन अब कानूनी तौर पर क्या एक्शन होगा और इन लड़कियों पर किसका प्रभाव है, इसको कैसे खंगाला जा रहा है?
देखिए बिल्कुल प्रीति, जो कार्रवाई की जा रही है, यूपी पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई कि उन्होंने बताया कि तहरीर में जो तहरीर पड़ गई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। बाकायदा इस पूरे मामले में जो हिंदू जागरण मंच के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुशील चतुर्वेदी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी थाने पहुंचे थे। तो अब इस पूरे मामले को तूल भी पकड़ सकता है। उससे पहले पुलिस ने अभी इसे इंसिक्योर किया है कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस की टीम उनके घर पर भी पहुंची है पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया गया कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो अस्मिता पर सवाल खड़ेगा, जो जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और इस मसले को भी टेक ओवर किया जा रहा है। ठीक है। और इधर धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के एक आरोपी सलाहुद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है और सलाहुद्दीन को लेकर पुलिस वडोदरा में उसके दफ्तर गई। वहां एटीएस ने उसके दफ्तर से एक लैपटॉप सीज किया है। एटीएस की टीम सलाहुद्दीन को उसके घर ले गई। सलाहुद्दीन के घर के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। यूपी और गुजरात एटीएस ने कल सलाहुद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अवैध धर्मांतरण के मामले में सलाहुद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। आरोप है कि सलाहुद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाहुद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन पर अब लगातार दबिश है यूपी एटीएस की और कैसे अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाता है, इस पर सबसे ज्यादा निगाह बरकरार है। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जनक, दफ्तर गई सलाहुद्दीन की टीम और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि उसके घर भी पहुंची है, क्या जानकारी मिली है अभी तक? देखिए, गुजरात एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस भी उनके साथ है और कल से जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि यूके का जो फंड वहाँ पर आता है एफसीआरए के तहत, उसको उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया है और जो वहाँ पर यूपी यहाँ से जो पैसे भेजे गए उमर गौतम को, वो उसने हवाला के ज़रिए भेजे गए। तो वो क्या डिटेल थी, कंप्यूटर में उसकी सारी जानकारी हो सकती है, लैपटॉप में। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें गुजरात एटीएस ने वो सीज़ की है। साथ ही में परिवार से भी पूछताछ की जा रही कि क्या परिवार के कोई सदस्य भी इनके साथ थे, नहीं, क्योंकि और 2 व्यक्तियों के नाम संदिग्ध के तौर पर गुजरात एटीएस के हाथ लगे हैं। ऐसे में हो सकता है आज या कल तक 2 और नाम भी इस मामले में खुले, क्योंकि केवल सलाहुद्दीन अकेला नहीं, इसके साथ और भी लोग जरूर होंगे जो इस पूरे फंडिंग का जो नेक्सस है उसमें शामिल होंगे। ऐसे में गुजरात एटीएस ने आज उसके पहले दफ्तर पर छापा मारा और उसके बाद उसके घर पर जाकर भी पूछताछ की है। और अजीत, ये जो हवाला के जरिए गुजरात से उत्तर प्रदेश पैसे भेजे गए हैं, सलाहुद्दीन से ट्रांजिट रिमांड में और किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, उमर गौतम के सबसे बड़ी खजांची के तौर पर सलाहुद्दीन का नाम सामने आ गया प्रीति। अब उस नेक्सस को तलाशा जा रहा है कि कैसे विदेश से यानी इंग्लैंड के लंदन से उसके खाते में 30 लाख रुपए का है, कब आए और क्या वो नियम विपरीत है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात प्रीति है कि उस पैसे को बैंक से निकाल कर कैश ट्रांजेक्शन किया गया, यानी आप हवाला के जरिए दूसरे राज्यों में आपने पैसा भेजा, उसमें यूपी की कई जगह पे पैसा भेजने की बात सामने आई। तो विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ चुका है। एटीएस पहले ही लगभग 1 करोड़ 82 लाख रुपए के 4 विदेशी खाते ट्रेस कर चुकी है। तो अब ऐसे सलाहुद्दीन जैसे खजांची और जो ब्रेन वाशर है उनकी तलाश एटीएस करेगी और जो ट्रांजिट रिमांड है इस दौरान पूछताछ होगी जब सलाहुद्दीन से, तो बहुत सारे नेक्सस, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और 8 कट्टरपंथियों को पहले ही एटीएस ने रडार पर ले रखा है जो सलाहुद्दीन और उमर गौतम के संपर्क में थे। तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है प्रीति, क्योंकि ये इंटरनेशनल रैकेट है। तो इसके खुलासे के लिए जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जो उनके पास तथ्य और सबूत आ रहे हैं, दस्तावेज आ रहे हैं, उसको एनआईए से भी साझा कर रही हैं। तो बहुत कुछ आया है सामने और बहुत कुछ आना बाकी है। इधर पासपोर्ट से संबंधित सलाहुद्दीन के कुछ जानकारियां सामने आई। धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार सलाहुद्दीन शेख की पासपोर्ट कॉपी सामने आई है, जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया। पासपोर्ट में सलाहुद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है। पासपोर्ट में पत्नी का नाम फहमीना सलाहुद्दीन शेख है। हमारे साथ जनक भी जुड़े हुए हैं। जनक, ये जानकारियां कितनी अहम है इस पूरे धर्मांतरण में आगे तमाम तफ्तीश को बढ़ाने में? बिल्कुल, देखिए, गुजरात एटीएस अब इस हर बात को खंगालने की कोशिश कर रही है, परत दर परत खुलती जा रही है। अब जब पासपोर्ट सामने आया है और पासपोर्ट बहुत ढीले निकल, तो ऐसे में इसके पहले का कोई पासपोर्ट था या नहीं, कितनी दफ़ा इसने विदेश यात्रा की है नहीं, क्योंकि विदेश से जब ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहे थे तो ऐसे में इनका पूरा जो नेक्सस है वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा था। तो ऐसे में ये पासपोर्ट की डिटेल निकालना और उसके बाद वो किस किस जगहों पर गए और किन से मिले, ये भी एक बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी फंड
आपको तभी मिलता है जब FCRA के सारे नॉर्म्स के मुताबिक काम होता है। यहाँ पर काम और बताया जा रहा था, जबकि उसका फंड है वो किसी और के नाम पे और अलग तरीके से उसको निकाला जा रहा था। ऐसे में ये सारी चीज़ें हैं जो जांच की जा रही है, और जैसे ही ये हवाला का बात आया उसके बाद FCRA का बेजा इस्तेमाल की जानकारी आई। बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है अपने देश में इंस्टीट्यूशन, वो भी अब चाहे ED हो या इनकम टैक्स हो, वो भी अब इस मामले में जांच कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन का जैसा वक्त था पिछले 1.5 साल में, तो ऐसे 1.5 साल में इन्होंने जो सलाउद्दीन ने ये पैसे लॉकडाउन के वक्त यहाँ से यूपी में ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी हवाला के ज़रिए। तो ये क्या कुछ चीज़ थी, 30 लाख रुपए किस तरीके से आए थे, ये सारी चीज़ें हैं, वो जांच का विषय भी गुजरात और एक और बात जनक वो ये कि सलाउद्दीन का जो पता है पासपोर्ट में वो वडोदरा के फतेहगंज का है, वहीं पर अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया गया और जो बात पासपोर्ट में है वही सच नजर आ रही है। बिल्कुल, एज ऑफ नाउ जो उसका चूँकि पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है, तो ये पासपोर्ट जो निकला है वो फिलहाल अभी वही का पता है, लेकिन हो भी सकता है कि दूसरे जगह पर भी इनके ठिकाने रहे हो, उसके दफ्तर हो, उन सारे जगहों पर। आज जब उनके दफ्तर का पता चला तो उसके दफ्तर पर से ये लैपटॉप और बाकी सारी चीज़ें सीज़ की गई है। उसके अलावा भी जो जैसे जैसे जानकारी, चूँकि 2 और नाम हैं जो सलाउद्दीन के साथ है, वो हो सकता है रात को इस पर खुलासा हो, जाँच को प्रभावित ना हो, इसलिए हम भी न्यूज़ 18 भी एक जिम्मेवार चैनल के चलते वो नाम बताना नहीं चाहती। हो सकता है, चूंकि ये संदिग्ध है, अभी हो भी सकता है कि वो इन्वॉल्व ना भी हो, लेकिन यूपी ATS और गुजरात ATS तमाम लोगों को रोल भूमिका जो भी है उसको फिलहाल अभी खंगाल रही है। प्रीति, ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले से ही जुड़ी हुई। यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण केस में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें एक राहुल भोला भी है। राहुल से फिलहाल ATS लखनऊ में पूछताछ हो रही है। दिल्ली का रहने वाला राहुल भोला बोल और सुन नहीं सकता। राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने जब साजिश की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो उसमें उसकी पत्नी रीता का नाम भी सामने आया। वो भी 2009 से 2018 तक नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ती थी। लड़की के परिवार के मुताबिक राहुल से दोस्ती के बाद उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली और परिवार से नाता तोड़ लिया। और साथ ही रीता की तरफ से कुछ आरोप भी है जिनको जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाली रीता चूंकि मूक बधिर है, इसलिए उसने न्यूज 18 के हर सवाल का जवाब संकेतों में या लिख कर दिया। हालांकि रीता का दावा है कि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका नाम खदीजा रख दिया गया। रीता के मुताबिक जब धर्मांतरण सर्टिफिकेट पर इसका नाम बदला गया तो उसने आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। देखिए क्या कहना है इस पूरे धर्मांतरण वाले मामले पर राहुल भोला की तरफ से पत्नी का जो बयान आया है। रीटा ने भी अपना नाम बदल लिया था, जैसे अहमद ए लगाना शुरू कर दिया था राहुल ने अपने नाम के आगे, तो रीटा ने भी क्या नाम बदला था? सर इसका वैसे इसका जो कन्वर्जन पे नाम है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे, वो उसका खादी जहां है, बट ये इससे हम कभी भी इससे इसका नाम पूछते हैं तो ये कभी भी खादी जहां नहीं बोलती, ये हमेशा रीटा ही बोलती है। तो और जब मैंने इसको इस बारे में पूछा कि सर्टिफिकेट पे मतलब तू कन्वर्ट हुई है तो तूने अपना नाम खादी जहाँ मतलब तुझे बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए अगर तुम सच्ची में कन्वर्ट हुए, तो ये इसने एक शॉकिंग चीज़ है जो इसने मेरे को बोली। इसने ये बोला कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से नाम लिखा, जब ये इसका कन्वर्जन हो रहा था उन्होंने अपनी मर्जी से ये नाम लिखा है। मतलब इसको इस चीज़ में अभी भी आप यहाँ पे बैठिए, आप इससे इसका नाम पूछेंगे ना, ये अपना नाम रीटा ही बताएगी, ये अपना नाम खादीजा नहीं बताएगी। अगर आप इनसे इनका नाम पूछिए आप और ये लिख कर बताएं कि क्या है इनका नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इन्होंने नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, वो रीटा लिख रही रीटा लिखा था, फिर उन्होंने पन्ना चेंज किया और यहाँ पर लिख रही हैं डियर सर रीटा है मेरा नाम, रीटा अपना नाम। और इनसे पूछे कि कन्वर्जन जो सर्टिफिकेट है उस पर नाम किसने बदला, कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर नाम इनका कैसे आया? तेरा अच्छा, तो ये कह रही हैं कि इनका नाम रीटा ही है और जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तस्वीरों में जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो खादी जहां
खादी जहां यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कह रही हैं कि ये जो नाम है ये अपने मन से जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है वो लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से इन्होंने लिखा कि आई एम रीटा, मैं रीटा हूँ, ये उन्होंने लिख दिया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये रैकेट है धर्मांतरण का, अब जबरन धर्मांतरण कराने का। जब ये बार बार ये कह रही हैं कि जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि तो इनका नाम क्या है, तो ये लिख रहे हैं रीटा। और जब कह दिए कि यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे जब मैंने कहा कि खादी जहां लिखा हुआ है, तो इनका कहना है कि खादी जहां जो है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं अपना नाम बदला है, जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है उन्होंने जो है खादी जहां इनका नाम लिखता है। जरा पूछिए इनसे कि कन्वर्जन किसने करवाया इनका। ये देखिए, हाँ, इसने देखिए यहाँ पे देखिए काट दिया, खादी जहां इनका नाम नहीं है, इनका नाम रीटा है। तो इनका कन्वर्जन करवाया किसने, जरा पूछिए। जब इनसे अब हम पूछ रहे हैं कि इनका कन्वर्जन करवाया किसने, किसके संपर्क में आई थी, ये भी जरा पूछिए इनसे कि किसके संपर्क में आई। हाँ जी, मैं 2 मिनट में। तो ये जो है इस वक्त बता रही हैं कि मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कसम कादरी ये जाकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन कराया था। साइन लैंग्वेज के जरिए ये बोल रही हैं। ये इसने बोला कि ये और राहुल दोनों गए थे कन्वर्जन के लिए। ये शख्स कौन था जिन्होंने कन्वर्जन कराया इनका, ये जरा नाम पूछिएगा। सर ये कोई मतलब यहाँ पे गए थे, ये कहीं पे जो ये चीज़ें मुफ्ती काजी वगैरह मौलाना वहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट करवाया। मतलब ये अब गए खुद ही थे। अब ये नाम नहीं बता रही कि वो, ये नाम नहीं बता पा रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि यहाँ पर जाने के बाद इनका कन्वर्जन कराया गया था। और जो इसमें जो नाम लिखा हुआ है ये जो है मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कासमी कादरी बोल रहे हैं कि यहाँ वो गए थे, उसके बाद कन्वर्जन कराया गया था। और यहीं का उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। पहले इनको कन्वर्ट कराया गया और फिर उसके बाद शादी कराई गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट है ये धर्मांतरण का, जिस पर फिलहाल एटीएस जांच कर रही है, यूपी पुलिस की एटीएस। उसके बाद अब ईडी और एनआईए भी जांच में जुट गई है। देखिए ये फिर यहाँ पर कुछ लिख रही हैं और ये हमें बता रही हैं कि राहुल एंड आई गॉट मैरिड ऑन 3 नवंबर 2018। मतलब यहाँ जाके जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जरा मैं बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट विमल सर के पैन करके दिखाई। इन्होंने ये लिख के बताया राहुल एंड आई गॉट मैरिड ऑन 3 नवंबर 2018, यानी 3 नवंबर 2018 को इनकी शादी हुई है राहुल के साथ। और ये 2009 से 2018 तक ये नोएडा डेफ सोसाइटी में ये लोग जाते रहे। तो जो एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये कर रही है कि धर्मांतरण में जो जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है ये कितना बड़ा रैकेट है, उस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए। और यहाँ पर रीता से बात करने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैकेट कितना बड़ा है। जब ये जा रही हैं तो इनको कन्वर्ट कराया जा रहा है। जो नाम इन्हें दिया जा रहा है वो नाम उन्हें पसंद नहीं आता। वो कहती हैं कि मेरा नाम रीटा ही रहेगा, लेकिन जबरन फिर से उनका नाम फिर इन्होंने लिख के दिया विच। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि राहुल एंड विच चेंज टू इस्लाम ऑन 12 नवंबर 2018। ये भी ये लिख रही हैं। तो इनको सब कुछ ज्ञान है, बोल नहीं सकती हैं, बेबस हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन लिखकर ये सब कुछ बयां करती हैं। और परिवार के मुताबिक पढ़ाई लिखाई के दौरान 2009 से ही रीता का व्यवहार बदलने लगा था, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में जाने के बाद तो उसमें बहुत बदलाव आया। उसके घर के लोग हक्के बक्के रह गए। रीता के पति राहुल भोला पर अहमद बनने के बाद अवैध धर्मांतरण गिरोह में शामिल होने का आरोप है। ये पूरा मामला बताइए, कब ये नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ने जाती थी, कब धर्म परिवर्तन किया, कब आप लोग को मालूम चला? सर इसका वैसे हमें कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब हमने न्यूज़ देखी, हमने पूछा तो ये 2009 से इसने स्टार्ट हुई इन्फ्लुएंस होना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, वहाँ पे मुस्लिम लोगों से मिली है। वहाँ पे इसने बताया कि उनसे ही ये इन्फ्लुएंस हुई थी ज़्यादा। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये कब उधर जाती रही हमें पता नहीं लगा। और ये एनडीएस ये 2016 में गई थी एनडीएस में, और वहाँ पे जाने के बाद ये मतलब वहाँ जाते थे क्लासेस लेने के लिए।
तो ये कभी ये जैसे मतलब इसका जो क्लास टाइमिंग होता था ना, उससे 1-2 घंटा या मतलब ज़्यादा लेट ही आती थी। मतलब इतना है कि घर पे सूरज ढलने से पहले पहुंच जाती थी, जैसे 4-5 बजे आराम से पहुंच जाती थी। कि घर में नमाज चोरी छिपे भी पड़ती थी, ये सब आपको कब जानकारी मिली? सर ये चीज़ ना मम्मी ने मेरे को बोली। मम्मी ने ये सुबह जैसे स्कूल वगैरह के लिए कभी कभी एक बार हुआ था कि मेरे को इस रूम की बात है, स्कूल पे जाती, स्कूल में सुबह जैसे इस कमरे में आके ये चेंज करती थी, तो ये चेंज करती तो मम्मी ने इसको देखा, मम्मी ने खिड़की से देखा मम्मी कि ये बैठ एक चेंज, इसके कपड़े एक साइड पड़े हुए हैं स्कूल के, और ये आराम से बैठ के एक इस कोने में ये बैठ के कुछ कर रही है। तो मम्मी ने मेरे को बोला तो एक बार देख, तो मैंने उस खिड़की से ना इसको देखा, तो ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये नमाज़ पढ़ रही थी और इसको हमने पूछा कि तू ऐसे नमाज क्यों पढ़ रही है, तेरे को कहाँ से हुआ? तो ये फिर मतलब कोई जवाब नहीं देती थी। तो फिर ये ऐसी है तो आप मतलब बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो इसको हम फिर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो इसलिए हम इसको समझाते थे कि तू इस जगह, इस रिलीजन में मत जा। और जिस नोएडा डेफ सोसाइटी में राहुल भोला के अहमद बनने का सफर पूरा हुआ, वहीं रीता का मन मिजाज भी पूरी तरह बदल गया। बताया जा रहा है कि घर में उसने चोरी छिपे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब इन्हें अंदर बैठना तो ये अंदर बैठ के दरवाजा ला के इन्हें नमाज पढ़ना, फिर असं कई बार उपर तो देखना, जिदा ग्रिल जी लगी भी उपर तो देखना तो ये नमाज पढ़ती थी। फिर इन्हें असं कहना भी तू ऐसा क्यों कर रही है, तो इन्हें साढ़े सामने नहीं करना, इन्हें लुक के करना, छिप के ऐसा नमाज पढ़ना। और अब बात करते हैं दरभंगा ब्लास्ट की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि 17 जून को हुए इस धमाके में एक दिन पहले एनआईए ने हैदराबाद से इमरान मलिक और नासिर को गिरफ्तार किया था, और वो दोनों आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं। आरोप है कि इन्हीं दोनों ने ही पार्सल आईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था। दोनों संदिग्धों की चलती ट्रेन में धमाके के जरिए आग लगाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान की साजिश थी। एनआईए के मुताबिक नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और उसने लश्कर के आतंकी इकबाल खान और आसिफ खान से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। ये दोनों संदिग्ध यूपी के शामली के रहने वाले हैं। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दो महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही है, और अब तो इनके तार आतंकी संगठन से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी तस्दीक हो रही है। लगातार जांच एजेंसियां इस बात की जानकारी बता रही हैं। हैदराबाद से इमरान मलिक और नासिर को इस मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। वो दोनों आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप तो है कि इन्हीं दोनों ने ही पार्सल आईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था और दोनों संदिग्ध की चलती ट्रेन में धमाके के जरिए और ज्यादा आग लगाने की कोशिश थी ताकि ज्यादा नुकसान हो। और इसी के साथ ही दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर 17 जून की है, जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। दूसरी तस्वीर लश्कर के उस आतंकी की है जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए जो लगातार तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये कि आतंकी लश्कर से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी तस्दीक जांच एजेंसियां कर रही हैं। एनआईए इस मामले में लगातार घटनाक्रम को आगे बढ़ा रही है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस ब्लास्ट से संबंधित आ रही है। दरभंगा में 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने क्या कहा है, सुनिए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यह खुलासा हुआ है। एनआईए जांच में यह बात सामने आई है कि इसमें लश्कर का हाथ है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। बिहार में आतंकी गतिविधि अब बढ़ने लगा है, किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मदरसा में ब्लास्ट हुआ बांका में, पिछड़ा पर मेरे विधानसभा में अत्याचार हुआ, और सबसे चिंता की बात है कि दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी, जिसमें लश्कर का आतंकवादी पकड़ाया है। अब अगर विलंब हुआ तो बिहार हमको लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठा है। किसी भी बोट के चश्मे से न देखकर जो भी दोषी हो उसके गिरबान तक प्रशासन की हाथ जाना चाहिए। कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कार्रवाई का, किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए? और सरकार में तो आप खुद ही हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा विश्वास है। और एनआईए ने इस मामले में लश्कर से जुड़े दो आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिनका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दो आतंकी एक कार से सामान उतारते दिख रहे हैं। यही नहीं, आतंकी जहां रह रहे थे वहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, आसपास रहने वालों से बातचीत कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें हो रही हैं।
इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, खाली रमज़ान को रमज़ान लगाता था और लाता माल लेके चल जाता, उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या करते? वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज़ कपड़े। अच्छा, बस। तो कितने सालों से वो 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ। तो अब कभी आपको शक हुआ या नहीं ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ, शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी आते, एक ही बार आते थे, एक ही बार आके कुछ भी ले जाते, चाकलेटा, बिस्किटा, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे वगैरह ले आते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस की जांच में एक बड़ी बात सामने आई है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि पार्सल ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को शक है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया था उसमें सेंसर लगा था, और इसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है। और ड्रोन वाली साजिश में जो खुलासे हो रहे हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है ताकि भविष्य में इस तरह के खतरों से निपटा जा सके। डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए इस सिस्टम का नाम D4 ड्रोन सिस्टम है, जिसकी मदद से हमले का पता लगाया जा सकेगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, और मतलब यह है कि आसमान में 4 किलोमीटर पहले ही इस सिस्टम के जरिए ड्रोन को मार गिराया जाएगा, और इस सिस्टम को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर लगाया गया है ताकि ड्रोन हमलों को रोका जा सके। Range is almost like, for the detection it is more than 4 kilometers. The aim is that we should detect it early so that before it reaches the the disruption of the communication happens, so the drone goes back, or otherwise we can actually physically destruct it. So we should actually ensure it before it comes into. So the deployment plays a very vital role here. So definitely it would have helped us. और इस सिस्टम पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ गए हैं। पवन, ये ड्रोन सिस्टम किस तरह से काम करेगा? देखिए, ये एक जो डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया D4 सिस्टम जो है, जो ड्रोन के लिए, ये जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर लगा दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि इसको लगाने के बाद इसके राउंड फिगर में लगभग 450 किलोमीटर के 4.5 किलोमीटर की दूरी के बीच में कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसमें रेज होंगी, जो कम्युनिकेशन स्किल पकड़ पाता होगा, वो है उसको मार गिराया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया है डीआरडीओ की ओर से, और जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर तैनात किया गया, क्योंकि रविवार को जो जहाँ पर अटैक हुआ था उसके बाद से लगातार ड्रोन मंडराना शुरू हुए थे जम्मू व आसपास के इलाकों में। लेकिन अब ये D4 सिस्टम लगने के बाद सुरक्षा चाक चौबंद हुई है, और ये भी इंश्योर कर लिया गया है कि इस एरिया के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं एयरफोर्स के और आर्मी के, उन पर भी D4 लगा दिया गया है, ताकि आने वाले जो दिन है उसमें अगर फिर भी इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई इस तरह का प्रयास किया जाता है तो उन ड्रोन को वहीं पर मार गिराया जा सके। ठीक, और इसी पर कुछ और इंफॉर्मेशन हैं। जम्मू में बढ़ते ड्रोन के खतरे को देखते हुए सेना ने भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। न्यूज 18 के तेजिंदर सोढी की खबर है कि सेना ने लेजर पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम नाम से एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से 1.5 किलोमीटर पहले ही आसमान में ड्रोन को रोका जा सकता है। सेना ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम को पुंछ और राजौरी में सीमा के पास तैनात किया है ताकि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को वक्त रहते रोका जा सके। तो सेना का एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसकी जानकारी और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी तैनाती पुंछ और राजौरी में कर दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार के मंत्री को धमकी मिलने की बड़ी खबर। समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दी है। मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की धमकी दी है। विभाग के अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। बिहार की सियासत से महत्वपूर्ण खबर यह कि बिहार के मंत्री की धमकी अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर इसका आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले में मंत्री ने आदेश न मानने का आरोप लगाया है, और इसी के तहत उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की खबर है। खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार के मंत्री की धमकी का ये मामला, समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दे दी है।
और मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की धमकी दी है। वजह विभाग के अधिकारी पर मनमानी का आरोप, और साथ ही साथ जो और जानकारी अधिकारी से जुड़ी हुई आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊं। उससे पहले अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो मनमानी करते हैं। मंत्री ने आदेश न मानने का आरोप अधिकारी पर लगाया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की यह खबर है। इस वक्त बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, मंत्री की धमकी से जुड़ी हुई यह खबर है। समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दी है। धमकी इस्तीफे की क्यों दी है वो आगे लगातार आपको हम बता रहे हैं। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं। आखिर ये इस्तीफा क्यों? देखिए, हम लोग जो है 5 साल पहले भी मंत्री रहे हैं और उस 5 साल में तो हमने विभाग के सचिव का यातना झेला ही। कोई भी बात का जो उचित बात है हम लोग का, उसको भी नहीं मानना ये लोग अपना शान समझते हैं। किसी मंत्री का बात सेक्रेटरी को मानना और लगता है जैसे उसको दिल पर ठेस लगता है। और उस 5 साल को हमने झेला, लगा कि अगली बार कोई अच्छे लोग से वास्ता होगा, लेकिन ये तो 3 माह में ही हम लोग को परेशान कर दिया। 4 साल से लगातार ये अपर मुख्य सचिव हैं विभाग में, और आज तक बता दे कोई भी आदमी कि एक भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, किसी बच्चे को कुछ मिल रहा है, या जो गर्भवती महिला है या जिनको बच्चा हुआ है उनको कोई लाभ मिल रहा है, तो ये 4 साल में कोई सुधार नहीं कर पाए। और हमने जब मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर या परियोजना स्तर पर सुधार करने के लिए 1 माह पहले ही हमने कहा था कि कोरोना के कारण अगर आपको तबादला नहीं करना है तो बता दिए, तो उन्होंने कहा नहीं तबादला होगा। और उन्होंने सूची भी उपलब्ध कराया जिनका 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस आधार पर हमने सूची जिनका 3 साल हुआ और जहां हम लोगों ने किया है वहां भी 3 साल पूरे हो चुके, वैसे जगह का हम लोगों ने सूची 3 दिन पहले भेजा। और आज तक इन्होंने उस सूची को दबा के रखा और तरह तरह का जो है सो अरंगा रहा है। और हम समझते हैं कि ऐसा मंत्री बनना बहुत ही हम लोग के लिए कष्टदायक है। किसी बात का जो है यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने मुख्य सचिव को, दीपक कुमार को, चंचल कुमार तो बिहार के भगवान हैं, उनको हमने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि हम बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमने अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनको कहा, हमने संजय झा को कहा कि अब ये असहनीय हो रहा है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए। हमने RCP सिंह साहब को कहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम इस्तीफ़ा करेंगे। अभी हमारे माननीय विधायक शशि भूषण हजारी जी का देहांत हो गया, उनका डेड बॉडी आने वाला है, उसके साथ हम दरभंगा जाएंगे और उनका कल दाह संस्कार करा के आकर के माननीय मुख्यमंत्री जो चूँकि अभी ऑपरेशन करा के आए हैं, परसों हम उनको इस्तीफा जा कर के सौंप देंगे। तो क्या इस बात को लेकर आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत की थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम लोग शिकायत क्या करें। मुख्यमंत्री जी 2-4 लोगों के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम लोग हाथ जोड़ेंगे उनको कि बनाए, पहचान दिए, उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन हम लोग वहाँ बोलने के लायक नहीं है। और वहाँ बोल करके हम लोग कोई ये नहीं कि ब्लैकमेल करेंगे, बोल करके हमने तय कर लिया कि हमको इस्तीफ़ा देना है। हम इस पद पर जो है अब रहना नहीं चाहते, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं। और जब सुनने वाला नहीं है और हम किसी का सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो हमको एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में अपने क्षेत्र का सेवा करेंगे, उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। जिनका यह पद है उनको मुबारक हो। क्यों, जब आप कह रहे हैं कि आपका सचिव नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, तो शायद इसी से व्यथित होकर आप ये पोस्ट छोड़ना चाहते हैं? कोई भी आदमी खुशी से तो मंत्री, विधायक, 4th ग्रेड का एम्प्लॉय भी होगा, वो खुशी से पद नहीं छोड़ेगा। मंत्री तो बड़ा चीज़ है, और मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा पद दिए, तो हम लोग तो 5 साल संभाले। और खाद्य आपूर्ति विभाग में भी क्या स्थिति था, उसको भी हम लोग बेहतर किए। दूसरे लोग को चावसी मिलता है,
हम लोग को तो नहीं चावसी मिलता है, उसको भी तो हम लोग सुधार किए, इसको भी सुधार देते, लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि सुधार हो, इसलिए ये लोग तानाशाही करते हैं। तो हम लोग अब इस यातना को सहने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम इस्तीफा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि निचले कास्ट के होने की वजह से आपको इस तरह का यातना दिया जा रहा हो? ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, ये सभी के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। कोई और भी लोग हैं जो आपके साथ दुखी हैं, जिनका बात नहीं सुना जा रहा है? समझते हैं कि अगर खोजने चलिएगा तो कोई खुशे नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं जो यह कहता हो कि अफसरशाही नहीं है। चंचल कुमार के बारे में तो बच्चा बच्चा से पूछिएगा, राजनीति क्षेत्र में तो कहेगा वही सब कुछ, और तो बात भी नहीं करता, मुख्यमंत्री जी तो बातों कर लेते हैं। तो ये स्थिति है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, हद हो चुका है। 50 लाख करोड़ का ना यहाँ काम हुआ होगा 15 साल में। अगर बजट यहाँ साल में 2,00,000 करोड़ है तो 15 साल में तो 50,00,000 करोड़ हो ही गया होगा। केंद्र सरकार के राशि अलग से है, काम तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जितना लाख करोड़ खर्च हुआ उतना काम को जोड़ दीजिए। सब अफसर लूट रहा है, लूटने के बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि का बात सुने तो लोग बर्दाश्त कर लेगा। छोटा मोटा कार्यकर्ता को भेज दीजिए किसी के यहाँ तो उसको बेइज्जत करके निकाल देता है। आरसीपी सिंह को हम लोगों ने कई बार कहा पार्टी के अंदर में कि कोई बात नहीं सुनता है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अब कोई रास्ता नहीं है? नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। हम अपना चैन से एमएलए के रूप में रहेंगे और बहादुरपुर के जनता का सेवा करेंगे, या जो भी हम लोग से संभव होगा वो करेंगे। पार्टी में रहेंगे ना? पार्टी में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ही पहचान दिए, उनको हम लोग कभी उनसे दूरी नहीं बनाएंगे, उनका इज्जत हम लोग के मन में रहेगा। लेकिन उन्हीं की वजह से तो आप जैसा कह रहे हैं तो आप मंत्री पोस्ट अपना छोड़ रहे हैं। नहीं, उनके वजह से क्या छोड़ेंगे, हर चीज़ का एक समय होता है, वो अफसर के से अलग कुछ सोच नहीं सकते। और मंत्री एमएलए हमको लगता है मोहरा है लोकतंत्र के रूप में, सिर्फ मोहरा है। कोरम पूरा करने के लिए मंत्री नहीं होगा, एमएलए नहीं होगा तो सरकार नहीं गठन होगा, लोकतंत्र भंग हो जाएगा। तो उस कोरम को पूरा करने के लिए रखा जाता है और इसका कोई औकात नहीं। तो मंत्री सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए? कोरम पूरा करने के लिए, यस सर, नो सर, और कुछ नहीं। वो लड्डू जो दिल्ली का है ना, उससे भी बुरा हाल है, जो खाया वही पछताया, जो नहीं खाया वही पछताया। तो आप खाकर पछता रहे हैं? पछताना कहिए या जो कहिए, लेकिन ये सच पूछिए तो हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं, जो वाजिब आदमी है, गलत लोगों का नहीं, जिसको हक मिलना चाहिए, तो ऐसे पद पर। बिहार के मंत्री इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।